ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में आपको थर्ड पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर द्वितीय सेमेस्टर 2016 का ये आपका विज्ञान का पेपर है। इसके अलावा चौथा प्रश्न पत्र होगा आपका मैथ के। इन सभी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर सॉल्व करें। इससे पहले पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिए, प्रीवियस क्लासेस को आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सॉल्व करा दी गए। ठीक है, तो आप इस पूरी सीरीज़ को जरूर अटेंड कीजिए ताकि परीक्षाओं में आप अच्छा प्रदर्शन करें। प्रीवियस ईयर जितना भी होगा सारा आपको यहाँ पर जो है वो सॉल्व करा दिया जाएगा। तो ये साइंस का आपका सब्जेक्ट रहता है 50 अंकों का। इसमें टोटल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका साइंस का है, इसके बाद मैथ का भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर एलिसा, और ये जो क्वेश्चन है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे आप यहाँ पर याद रखें हमेशा, जो एलिसा परीक्षण है, एलिसा टेस्ट है, वो किसके लिए किया जाता है? कैंसर के लिए, क्षय के लिए, एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एड्स के लिए। ठीक है, एड्स के परीक्षण किया जाता है। एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण जो है वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ाएं और आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2, नाइट्रोजन अणु में कौन सा बंध होता है? ये आपसे पूछा जा रहा। तेरा आयनिक बंध होता है, एकल सहसंयोजी बंध होता है, द्विक सहसंयोजी बंध होता है या त्रिक सहसंयोजी बंध होता है? जो आपका नाइट्रोजन का अणु होता है इसमें किस तरह का बंध होता है? तो इसमें होता है आपका त्रिक सहसंयोजी बंध। ठीक है, यहाँ पर देख सकते होंगे नाइट्रोजन अणु में त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। नाइट्रोजन अधातु है, इसका त्रिबंध बहुत मजबूत होता है और यही नाइट्रोजन को अक्रियशील बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये केमिकल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये ट्रिपल सहसंयोजी बंध से आपस में बॉन्ड रहता है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न संख्या 3 आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो 15 है। इसके बाद आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला रहता है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या जो रहती है, ठीक है, वो किसके बराबर रहती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर बताया गया जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही आपका परमाणु क्रमांक रहता है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या है कितनी है, यहाँ पर बताया गया परमाणु क्रमांक कितना है, ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर रहता है। तो प्रोटॉनों की संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ पर टोटल 15। ठीक है, और यहाँ पर पूछा क्या गया आपसे, ये देखना है न्यूट्रॉनों की संख्या हमें यहाँ पर निकालना है। इसके अलावा द्रव्यमान संख्या यहाँ पर बताई गई 40 रहती है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर ये जो 15 है ये माइनस में इधर चले जाएंगे, जबकि 40 माइनस 15। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 25। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 25। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी 25। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। तो इस तरह से आप इसे देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या पूछा गया कि दाएं निलय से, ठीक है, हार्ट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर, ठीक है, इम्प्योर ब्लड जो होता है वो किस अंग में चला जाता है? जो दाएं निलय होता है, ठीक है, उससे जो इम्प्योर ब्लड होता है वो किस अंग में चला जाता है? तो ये आपका होता है फेफड़ा। ठीक है, कौन से अंग में जाता है? फेफड़े में। दाएं निलय से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ चला जाता है? फेफड़े में चला जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर, 50 अंकों का ये पेपर होता है साइंस का। इसके बाद मैथ का भी हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं और जैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होगी उसके बाद आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं वो भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर प्रीवियस क्लासेस को अभी तक चेक नहीं किया तो चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए। यूपी डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की प्रीवियस ईयर प्ले लिस्ट आपको चैनल पर उपलब्ध करा देगी। पेट्रोल में किस तरह की ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा? तो पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल में आपकी क्या होती है? एक रासायनिक ऊर्जा होती है। कैसी? केमिकल एनर्जी होती है। पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। पेट्रोल में कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है, फिर भी इसके लिए सामान्य फार्मूला दिया जाता है। उसमें कार्बन की संख्या कार्बन 22 कार्बन 30 तक होती है, कार्बन 22 से कार्बन 30 तक होती है। तो इस तरह से आपका साइंस का पेपर कंप्लीट हुआ जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देखे। इसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले मैथ और अगला प्रश्न पत्र दोस्तों है आपका मैथ का, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। ये भी 2016 के ही, अभी 2016 की सीरीज चल रही है। इसके बाद 2018, 19, 20 इस तरह से आगे की जो सीरीज है वो लगातार चलती रहेंगी। मैथ का पेपर भी आपका 50 अंकों का होता है जिसमें टोटल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये पेपर आपका 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का नहीं होता है। ये पेपर आपका 1 घंटे का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें वकील प्रश्न सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इनमें से एक ऐसी संख्या है जो -4/9 से
छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से देखें, अगर आप इस तरह से एक सरल रेखा पर, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये इसे आप 1 मान लें, इसे 2 मान लें, इसे 3 मान लें, इसे 4 मान लें, और यहाँ पर आपका माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएंगे, इधर माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे माइनस में जो नंबर होता है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे माइनस में जो नंबर जितना ही ज़्यादा बड़ा होता है वह उतना ही ज़्यादा छोटा होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना और यही चीज़ इसमें लागू होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर -4/9 को आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देख लीजिए भाग करके बताया गया -0.44 आ जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या जो है वो यहाँ पर माइनस में दी हुई है, तो इसका जो हम भाग करेंगे वो भी माइनस में ही आएगा। तो ये जो यहाँ पर पॉजिटिव वाले जितने होंगे ये तो सारे के सारे नंबर बड़े ही होंगे, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, जो संख्या माइनस में है, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस वाले आंसर दिए हुए हैं तो हमें माइनस वाले आंसर को ही चेक करना होगा। जो पॉजिटिव आंसर होंगे, ठीक है, जो पॉजिटिव आंसर एक ही है सी वाला और बी वाला, ये वाले आंसर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें पूछा गया है छोटी, इस संख्या से छोटी बताइए, ठीक है। तो इस संख्या से छोटी बताना है तो वो भी कहीं ना कहीं माइनस में ही होगी क्योंकि माइनस के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये दोनों को अभी आप यहाँ से हटा दीजिए। इसमें आप देखेंगे आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसे आप यहाँ पर भाग करके देखेंगे -7/9 को, ठीक है, -7/9 को भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 0.77, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.77। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग करके दिखाया गया, आप देख सकते होंगे यहाँ पर आप देख लीजिए -4/9 का जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 0.44 आएगा और यहाँ पर आपका है -7/9, ठीक है। -7/9 को आप भाग करेंगे तो माइनस का 0.77 आएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन और है ये माइनस वाला, इसको भी आप यहाँ भाग करके देखेंगे तो इसका भी आंसर माइनस में 0.11 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 0.11। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, आपसे पूछा जा रहा है कि -4/9 से छोटी, ठीक है, -4/9 से छोटी कौन सी संख्या है, तो हमें यहाँ पर देखना है छोटी। और एक चीज़ और ध्यान देना है, जो संख्या है ना पर माइनस में यहाँ पर देख लीजिए ज़्यादा होगी वही छोटी होगी, जो संख्या बड़ी होगी वही छोटी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए यह माइनस का 44, यह माइनस का 11, ये तो कम है, ठीक है। ये कैसा है, कम है, ये संख्या कैसी है, कम है, तो ये बड़ी होगी, ठीक है। ये कैसी होगी, ये बड़ी होगी। हमें -0.44 से बड़ी संख्या चाहिए जो कि छोटी होगी, माइनस में कैसी होगी वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो संख्या है 0.77 ये बड़ी है, देखने में आपको बड़ी लगेगी लेकिन यही संख्या आपकी छोटी होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर देख लेंगे ये है माइनस का 3 नंबर, ये माइनस का 2 नंबर, ये माइनस का 1 नंबर, ठीक है। तो जो संख्या यहाँ पर -1 है ये बड़ी है इन दोनों से, ठीक है, 3 से भी बड़ी है, 2 से भी बड़ी है। तो सेम टू सेम फार्मूला इस पर भी लागू होता है। जो यहाँ पर आंसर आपका माइनस का 0.77 है यही चीज़ क्या होगा, यहाँ पर छोटी होगी। संख्या भले से बड़ी आपको दिखाई दे रही है लेकिन वो संख्या कैसी होगी, माइनस में छोटी होगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी -7/9 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। -4/9 से जो छोटी संख्या रहेगी वो होगी आपकी -7/9, ठीक। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर आने जा रहा है। और यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर लासा निकालना है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त जिसे बोलते हैं। तो देख लेते हैं इसका लघुत्तम समापवर्त यहाँ पर दिया हुआ है 16, 32 और 64 का लासा, ठीक है। इसे यहाँ पर आपकी समझ में अगर नहीं आ पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आ पा रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन हम यहाँ पर अपना जो दूसरी तरीके का जो इसी की ही मेथड है इसी को हम खुद से यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। जिसके यहाँ पर हमने तीनों नंबर को लिख लिया। अब इसके आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 से आप 16 को भाग देंगे तो 8 आएगा, 32 को भाग देंगे तो 16 आएगा, इसी तरह से 64 को भाग देंगे तो 32 32 आ जाएगा। फिर दोबारा 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, 16 में भाग देंगे यहाँ पर आ जाएगा 8, 32 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 यानी कि 16। फिर 2 से भाग देंगे फिर आ जाएगा 2, फिर 8 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा आपका 8। इसी तरह से दोबारा 2 से भाग देंगे 1, 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। इस तरह से फिर आप दोबारा 2 से भाग देंगे, ठीक है, कलर यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर दोबारा 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो इधर तो 1 ही रहेगा, इधर 1 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे हम 2 से भाग देंगे तो फिर कहीं जाकर 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये जो यहाँ पर नंबर आए 1 2 3 4 5 6 6 बार आपको 2 2 आया है, जिसके हम गुणनफल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर लेंगे, कहीं पर भी आप गुणा कर लीजिए इस तरह से, देखिए 2 2 नहीं 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। आपका जो लासा कितना होगा, राइट आंसर 64। ठीक है, 64 आप देख लीजिए कहाँ पर आंसर में, वहीं पर लगा दीजिए 64, 64 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ समझाई गई, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैंने दोबारा से करके आपको बता दिया। बाकी अपने अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है ये हम यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि एक समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर 1.5, ठीक है, बाई 1.5 बाई -7 इज इक्वल टू 0.5 बाई। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो 0.5 बाई है इसे हम उठाकर इधर ले आते हैं। ठीक है, किधर ले आते हैं, इधर अपना लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो इस साइड में आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितना था आपका 0.5 बाई। ठीक है, ये मिट गया थोड़ा सा, इसे दोबारा लिख देते हैं। तो ये है आपका 1.5 बाई लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वाला 0.5 बाई है ये प्लस का है। ठीक है, इसे आप माइनस इधर लेकर आएंगे इस साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा, -0.5 बाई ये हो गया आपका। ठीक है, और इधर ये जो माइनस का साथ है इसे हम इस साइड में पहुंचा देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। ठीक है, इस तरह से। तो ये 1.5 बाई प्लस का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये माइनस का ये घट जाएगा। 0.5 बाई जो है वो 1.5 में से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल 1 बाई। ठीक है, 1 बाई बचेगा। अब 1 को आप चाहे लिखिए या मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इधर आपका बराबर में कितना है, 7। अब 1 को आप चाहे लिखिए या मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो y इज इक्वल टू कितना हुआ, 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देख लीजिए, 7 कहाँ पर है, वहीं पर आप लगा देंगे इस तरह से। ऑप्शन संख्या बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी इज करेक्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और आपका अगला सवाल प्रश्न संख्या 4, इसमें बताया गया कि एक्स यहाँ पर बाई दिया हुआ है, बाई जेड माइनस एक्स ब्रैकेट में दिया हुआ है, प्लस जेड दिया हुआ है, उसके बाद एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, प्लस एक्स दिया हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट में वाई माइनस जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वाई की गुणा जेड में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वाई जेड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका वाई जेड माइनस, और उसके बाद क्या करना है, वाई की गुणा एक्स में कर देना आपको, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, हो गया आपका एक्स वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया आपका एक्स वाई। अब यहाँ पर दिया हुआ आपका प्लस जेड, जेड की गुणा आप एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का जेड एक्स। क्या हुआ आपका प्लस का जेड एक्स। ठीक है, क्या हुआ आपका प्लस का जेड एक्स। और उसके बाद प्लस जेड की गुणा माइनस वाई में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जेड वाई। ठीक है, क्या हो गया आपका जेड वाई, क्या हुआ आपका जेड वाई। ठीक है, अगले साइड आ जाएंगे हम, यहाँ पर यह है प्लस का एक्स प्लस का वाई, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का एक्स वाई। ठीक है, प्लस का कितना हो गया एक्स वाई, यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम नीचे की साइड में, प्लस का एक्स वाई हो गया, ये प्लस का एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स जेड हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या होगा आपका एक्स जेड। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका एक्स जेड। अब इसमें हम देख लेंगे जहाँ पर पॉजिटिव और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर होंगे, उसे हम यहाँ पर काट देंगे। तो ये देख लीजिए माइनस का एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई, ये आपस में कट गया। यहाँ पर देखेंगे, देख लीजिए माइनस का जेड वाई और प्लस का जेड वाई। ठीक है, प्लस का जेड वाई बाई जेड, एक ही बात है यहाँ पर जेड वाई या बाई जेड, तो ये आपस में कट जाएंगे। इसी तरह से प्लस का एक्स जेड, ठीक है, और माइनस का एक्स जेड ये आपस में कट गए, बचा क्या 0। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। क्या हुआ आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर, और अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आप यहाँ पर देखेंगे। तो अगले सवाल में यहाँ पर बताया गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज को डायग्राम जो है वो बना लिया है, और इसमें आप यहाँ पर देख भी सकते होंगे यहाँ पर क्या क्या बताया गया। यहाँ पर सबसे पहले तो ऊंचाई पूछा गया, ये आपकी ऊंचाई हो गई, और यहाँ पर बताया गया आधार, दिस इज आधार, ये आधार हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर बताया गया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 और इंटू आधार, ठीक है, जो आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ 45 सेंटीमीटर, लगा देंगे यहाँ पर 45 सेंटीमीटर 1/2 गुणा आधार कितना दिया हुआ आप देख लेंगे, आधार आपका 15। ठीक है,
15 दिया हुआ इधर गुणा ऊंचाई। अब देख लीजिए आपको ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो 2 को हम इस साइड में ले आएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45 गुणा 2, ठीक है, ये हो गया। और 15 इधर नीचे की साइड में आ जाएगा, इस साइड में, ठीक है। इस साइड में आप लेकर आएंगे तो नीचे 15 हो गया और बराबर कितना रह गया आपका h, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 15 से 45 को भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 की और 2 की आप गुणा कर दीजिए, 3 दूनी कितना हुआ 6, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। और इस सवाल का राइट आंसर आप देख लीजिए एक बार, 6 ही यहाँ पर जो आंसर है वो दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से इसी सेम टू सेम इसी तरह से इन्होंने भी यहाँ पर करके बताया, तो इस तरह से आपका ये हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। बाकी ये शॉर्ट आंसर जो यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख लिए। इसी तरह से अगली क्लास में आपको जो अगला प्रश्न पत्र होगा वो देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी यहाँ पर ये आपका 4th नंबर का पेपर था। अगले क्लास में आपको जब पंचम जो 5th नंबर का पेपर होता है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।